बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू वॉचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। आज जुम्मातुल मुबारक है और एक अच्छी बात के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे, और वो है कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों को जज करते रहो, उनसे बचने की कोशिश करो, क्योंकि जो इंसान है वो पहाड़ों से नहीं, हमेशा पत्थरों से ठोकर खाता है। तो इसी बात के साथ हम आज के दिन का आगाज़ करेंगे। मौसम आज थोड़ा चेंज हो रहा है, सो बादल भी थे बाहर और सुना है अब हवाएँ भी चल रही हैं। हम तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, खैर आप बाहर हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट बारिश हो, ताकि ये हब्स जो है उसमें थोड़ी कमी हो और मौसम थोड़ा चेंज हो, हमारा मूड भी जो है वीकेंड भी थोड़ा अच्छा गुजरे, मूड थोड़ा चेंज हो। खैर अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हमारी टॉप स्टोरीज क्या है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का झटका, बिजली ₹1.90 महंगी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा, सार्फिन से जुलाई में वसूल किया जाएगा। कमीशन ना बढ़ाने पर कल से पेट्रोल पंप बंद, पेट्रोल डीलर्स का ऐलान, प्रॉफिट मार्जिन 6% किया जाए, ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग भी रोकी जाए। चीनी के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ₹160 किलो फरोख्त, ओपन मार्केट में चीनी की कीमत मजीद 5 से ₹10 बढ़ चुकी। एलडीए सिटी में माफिया की मनमानी, चाइना कटिंग शुरू, माफिया 3-3 मरले के प्लॉट काट कर आम शहरियों को बेचने लगा। तो ये हैं जी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, और उनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और साथ ही साथ इरफान मलिक। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाहर से आए हैं आप, तो कैसा मौसम है बाहर? रोज़ की तरह मैं सबसे पहले मौसम का आवाज़ पूछती हूँ। देखिए जी, सुबह से मौसम जो है वो बादल तो छाए हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ हबस भी था, लेकिन वक्तन फ़वक्तन तेज़ हवा जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में अभी भी चल रही है, और जिसकी वजह से मौसम जो है वो वक्ती तौर पर तो अच्छा महसूस हो रहा है। बारिश की पेशगोई जो है वो भी है, लेकिन मामला कुछ इस तरह है कि बारिश से पहले भी हब्स होता है, बारिश के दौरान तो चलें वक्ती तौर पर ठंडक महसूस होती है, और बारिश के बाद फिर हब्स बढ़ जाता है। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन और उसके साथ ये डायरिया, मेरी अपनी एक हफ्ते से तबीयत ख़राब है और नई सेट हो रही है, क्योंकि सांस रुकता, बाहर जाते हो मुसलसल पसीना आ रहा है और नहीं संभल रही है, और इर्द गिर्द इतने लोग हैं, सभी बीमार पड़े हुए हैं, किसी का गला ख़राब है, किसी को बुखार है। खैर अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का झटका, बिजली ₹1.90 महंगी हो गई। सुबह सुबह झटका, ये हर आए दिन लगता रहता है आवाम को बिजली का झटका। देखिए रिदा, बात इस तरह है कि साल में एक बार हो ना तो चलें, फिर भी कोई समझ जो है ना वो आती है कि जी ठीक है, मौसम गर्मा है, इसमें बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है और लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, ट्रांसफार्मर ज़्यादा जलते हैं, चलें इस हवाले से समझ लगती है कि ठीक है जी, वो अपने लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हो ये रहा है कि हर महीने लाइन लॉसेस जो हैं उसकी मद में, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बिजली के निर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। अभी ये पिछले हफ्ते जो है वो निर्ख बढ़ाए गए थे, जबकि हम बुध को ये डिस्कस भी कर रहे थे आपसे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। और अब ये देखें कि आज ये खबर सुनने को हमें मिल रही है कि मई के लाइन लॉसेस जो है वो पूरा करने के लिए जुलाई में सार्फिन जो है उनके लिए बिजली जो है वो बढ़ा दी गई है। ओवरऑल जो फी यूनिट की कीमत है कितनी हो चुकी है? देखिए इसमें अगर आप अब तो ये तो क्योंकि यहाँ पर तो दिन के हिसाब से बढ़ रही हैं कीमतें, कमर्शियल यूनिट तो मेरे ख्याल से 50 से भी आगे जा चुका है। अब बात इस तरह है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ अब लेस्को की बात करें तो लेस्को जो है वो उसका भी कसूर नहीं है। वो क्या कहता है कि हमारे पास बिजली इतनी नहीं है, या जितनी बिजली हमें दी जाती है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ गर्मियों की वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और काफ़ी मसाइल जो है वो उनको होते हैं। फेडरल हुकूमत की बात सुने तो वो कहते हैं हमारे पास बिजली उतनी बन ही नहीं रही। देखें, जब भी अब मैं वैसे बात करता हूँ कि हुकूमत को जब ये पता हो कि भाई ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहरान की तरफ जा रहे हैं और तमाम चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड हैं, महंगाई भी इसी वजह से हो रही है, चीज़ों की कीमतें जो हैं अशिया खुरनोश हो गई, या कुछ भी खरीदारी आप करें जाए चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो गई है। प्रोडक्शन क्यों महंगी होती है? ऑब्वियसली वो अल्टरनेट सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं बिजली के। सो हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो आपका पानी ज़ाया होता है, चाहे वो सैलाब की मद में होता है या बारिशों का पानी ज़ाया होता है, पहले आप
इसको स्टोर करें। फिर आप ये करें कि आपको यहाँ पर डैम बनाने चाहिए, नए बनाने चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास ऑलरेडी प्लान चल रहे हैं, पानी, क्योंकि पानी बेहतरीन और सस्ता सोर्स है बिजली पैदा करने का, आप जल्द से जल्द उन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें जो कि आपके चल रहे हैं। दूसरा ये है कि साथ इसके आप पैरेलल जो है साथ यहाँ पर मेरे ख्याल से 11 महीने जो है वो धूप रहती है, आप सोलर के लिए आसानियां पैदा करें, सोलर सिस्टम सस्ता करें। हुकूमत जो है इस पर आवाम को सब्सिडी दे, चाहे वो बैंकों के थ्रू दें या वैसे दें। वैसे भी तो आप कभी लैपटॉप स्कीम शुरू करते हैं, कभी आप वजीफे शुरू कर देते हैं, कभी आप कार्ड मुतारिफ करवा, बिल्कुल। असल मसला ये है ना, आप यकीन जाने, अब मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं बेचारा जो 100 यूनिट यूज़ करता है उसको पता नहीं कोई जो बेचारा 100 यूनिट यूज करता है, इस तरह की भी तो शिकायत आती है ना कि उनके भी 40-40 हजार बिल आ जाते हैं। बंद मीटर का आप किराया देखें तो आपके होश उड़ जाते हैं। तो वो कहाँ से आता है? इसमें एक और चीज़ भी है जो हम लोग शायद उसको मिस कर रहे हैं कि IMF के असरात आप तक देख रहे हैं हम। ये IMF के असरात हैं जिसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट और फ्यूल जो चार्जेस हमेशा से ही IMF के असरात के नाम पे हम इस तरह की चीजें भुगतते जा रहे हैं। लेकिन उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत इस वक्त बड़ी इस चीज़ को जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत लेके जा रही है कि हमने IMF से डील कर ली, लेकिन जो उसके असरात हैं वो आम पब्लिक तक पहुँचेंगे। जैसे आप लोग इस पर हम बात कर रहे हैं कि एक आदमी जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसमें भी वो भी कह रहा है कि मुझे 40-40 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। और जो स्लैब सिस्टम बना दिया गया है कि 100 का यूनिट होगा, 100 यूनिट यूज़ करेगा तो इतने पैसे उसे लगेंगे, उसके चार्जेस होंगे, उसका यूनिट इतने का होगा, 200 प्लस जाएगा, 300 प्लस जाएगा। तो ये डिफरेंट जो स्लैब्स रखी गई हैं। सारी दुनिया के अंदर जो लोग जितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनको उतना ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। हम अगर बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, उसका यूनिट जो है वो सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन उस स्लैब सिस्टम के अंदर आके अगर किसी का यूनिट 100 चल रहा है तो उसको 28 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। अगर उसका 101 हो गया तो उसका वो 30 से ज़्यादा जो है उसका 45 तक चला गया भाई, 30 से ज़्यादा चला। और लोगों को इरफान एक और चीज़ जो है वो नहीं पता कि जब आपको बिजली का बिल आता है ना, उसमें एक चीज़ मेंशन होती है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। वो क्या होता है? आपके पीक आवर्स। आपके बिल की बैक साइड पे लिखा होता है कि आपके पीक आवर्स क्या है, कि इसमें यूनिट जो है वो डबल हो जाता है। पीक और पहले पीक और पहले आपके होते थे 7 से 9। रिदा, पहले आपके पीक और होते थे 7 से 9। अब आपको पता है आपके पीक आवर्स क्या कर दिए गए हैं? पीक आवर्स आपके कर दिए गए हैं शाम 5 से रात 11 बजे तक, कि अगर इस दौरान आप एसी लगाते हैं या बिजली ज्यादा यूज करते हैं ना तो वो आपको डबल चार्जेस पड़ते हैं। तो क्या ये लोग और पंखे बंद करके ये अवाम के साथ जो है ये अब नई ज्यादती जो है वो की जा रही है। और ये वही पीक आवर्स हैं जहाँ पे कारोबार सबसे ज्यादा उरूज पर होता है। लोग अपने घरों में जाते हैं, ऑफिस से दफातर से घर जाते हैं, कम से कम एसी लगाना होता है। और वो पीक आवर्स बना दिए गए हैं। उसी के लिए हुकूमत की तरफ से एक प्लान जो दिया गया था कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएं। 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ताजरों ने उसके ऊपर काफ़ी ववेला मचाया। अपनी हैबिट्स जो है इसको चेंज, जैसे इमरान ने बात की कि सोलर सिस्टम के ऊपर हमें जाना चाहिए। 11 माह हमारे यहाँ पे धूप रहती है, हम लोग उसके जो सेकंड सोर्स हैं उसको यूटिलाइज नहीं करते। हम बिजली की बचत की तरफ नहीं आ रहे। अब ताजर जो हैं वो रोते अच्छी जगह पे हैं। मैं आपको बचत की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मैं आपको बचत की भी एक कहानी सुना देती हूँ। लेस्को ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा और बोनस भी मिलेगा। ये भी आज ही की खबर है। एक तरफ हम क्या खबर दे रहे हैं कि यूनिट में इजाफा कर दिया गया है, और दूसरी जानिब आप ये वाली खबर भी देख लें, यूनिट में इजाफा करेंगे तो बचत सिर्फ आवाम के लिए है। यूनिट में इजाफा होगा तो इन बेचारों की सैलरी इनकी सैलरी जाएगी, इनको बोनस मिलेंगे। भाई ये सैलरियों पे कब जीते हैं ये तो आपको भी पता है। ये सैलरियों पे कब जीते हैं? माजरत के साथ इनकी सैलरी जो है ना, इनके महाना जो अखराजात हैं या जो महाना आमदन है, इनकी सैलरी उसका पेनेट भी नहीं होती इनके। और हम ऑल्टरनेट सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि वहां से कमाई होती है। इनके अकाउंट्स अगर इसकी वेरिफिकेशन करा ली जाए तो पता चलेगा कि ये जो लेस्को के कई ऐसे मुलाजमीन होंगे जिन्होंने साल 2-2 साल से अपनी सैलरी जो है विड्रॉल नहीं करवाई होंगी। वो सारी की सारी अकाउंट्स के अंदर मौजूद होंगी। वो आम आदमी की तरह नहीं है कि सैलरी आई और 10 दिन बाद वो सैलरी। मैं बड़ा होकर लेस्को का अफसर बनूंगा। नहीं, आप फिलहाल लाइनमैन बने, ताकि वो अफसर से भी बड़ा अफसर है। वो उससे बड़ा अफसर कोई नहीं है लाइनमैन से, क्योंकि सारी जिंदगी लाइनमैन रहना जो है वो मंजूर है उनको कि उसमें जितनी कमाई है
लिटरली। अब आप ये देखें ना कि ये जो तनख्वाहों में 35% इजाफे की बात है, अब मैं माजरत के साथ, एक तरफ आप बिजली के निर्ख बढ़ा रहे हैं, हर महीने बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस महीने तो 2 बार बढ़ गए ना, एक तो हमने बुध को डिस्कस किया, उसके बाद आपने 35% इजाफा कर दिया। अब माजरत के साथ मैं यहाँ बात करूँगा तो किसी को बुरा ना लगे, फिर अवाम क्यों ना बाहर निकलें। फिर आप कहते हैं कि जी हमारी सरकारी तनसीबात को जो है वो जलाओ गिराव किया जा रहा है। और भाई अपनी हरकतें तो ठीक करें। वो अवाम देखे, गरीब आदमी जो है ना वो टैक्स श्योर नहीं होता रिदा। गरीब आदमी ने टूथपेस्ट भी खरीदनी है ना तो बेचारा उस पर टैक्स देगा, माचिस भी खरीदनी है ना वो मजबूर है, उसने तो देना ही देना टैक्स। जो बड़ी मगरमच्छ है ना उनको ना ये हाथ डालते हैं, उन्होंने तो बकायदा फर्म्स रखी होती हैं जो उनको टैक्स से बचाती हैं। क्यों इरफान? असल वो लोग हैं। आप भाई ठीक है, आपने अगर ये इतलाक करना था ना तो आप खुदारा उन पे करें जिनका बिजली का बिल 300 या 400 यूनिट से ज्यादा आता है। अब गरीब आदमी जिसके पास 2 कमरे का भी घर है ना, आप यकीन जाने उस बेचारे के भी 250-300 यूनिट ऐसे ही चल जाते हैं, ऐसे ही चल जाते हैं। अब ये क्या कहते हैं जी, जिसके घर में 100 यूनिट चलते हैं हम उसको जो है वो टैक्स से मुस्तस्ना करार दें। ओ भाई 100 यूनिट तो माजरत के साथ वो तो वैसे ही चल जाता है, ठीक है ना। कम से कम 300 या 400 यूनिट की लिमिट जो है वो रखनी चाहिए कि इससे जो नीचे तबका होगा वो वाकई गरीब है, वो वाकई गरीब है, वो बेचारे ने बच्चे भी पालने हैं। सिस्टमैटिक चेंज कैसे आ सकता है ये आप देखिए ना, बताए कैसे आ सकता है, किसको जाके पकड़े आवाम, किसको मारे जा सकता है कि ये इनके साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है कि उनकी सैलरी ना बढ़ाई जाए, ये भी उनके साथ जाती है। अभी आप देखें पंजाब के अंदर आपको 25 लाख के करीब ऐसे, अगर अवाम के साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि उनके ऊपर टैक्स लग रहा है तो थोड़ी सी ज्यादती अपने साथ भी कर लें। जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उनके साथ जो है वो भी ज्यादती हो। ज्यादती की बात तो नहीं है ये देखें, ये जस्ट होने की बात है। 25 लाख जो एम्प्लॉई है पंजाब का वो इस वक्त सड़कों पे था कुछ दिन पहले तक कि उनके जो अलाउंसेस और उनकी जो पेंशन और उनके इश्यूज चल रहे थे, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों की भी सैलरी उसी हिसाब से जो बढ़ी है, जो वफाक की जानिब से अहकाम दिए गए थे। पंजाब में हुकूमत की जानिब से जो सैलरी बढ़ाई गई है वो 30% बढ़ाई गई है, लेकिन इनकी 35, क्योंकि ये वफाक का सब्जेक्ट है, वफाकी इदारा है, तो इसी वजह से इनकी जो वफाक में सैलरी 35% बढ़ी उस हिसाब से बढ़ी। लेकिन ये कहना कि इनकी सैलरियां क्यों बढ़ाई जा रही है, मैं समझता हूँ ये नहीं कहा जा रहा कि क्यों बढ़ाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर अवाम पे इतना जुल्म किया जा रहा है, थोड़े से अपने खर्चे कम कर लें, थोड़ा सा अपने ऊपर भी हाथ रोक लें। इसमें आपको ये भी बताएं, सिर्फ इनके बोनस और अलाउंसेस नहीं है, इनके साथ इनको बिजली के यूनिट भी फ्री मिलते हैं। असल मसला को 500 से 1000 यूनिट फ्री मिलता है, ये रैंक वाइज ग्रेड वाइज ना 500 से 1000 यूनिट जो है वो फ्री मिलता है लेस्को में काम करने वालों को। फिर बिजली चोरी है, आप अलाउंसेस देते हैं, आप इनको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, मद में फिर कौन भरता है? वो फिर अवाम भरती है। वही भरता है जो बेचारा परेशान होता है कि 1 किलो चीनी लेने गया और बाद में जेब में हाथ पैसे निकालता है और देखता है कि नहीं यार मैं आधा किलो ले लेता हूँ। असल तो वो भुगतता है ना। आप कभी जाएं कोई सब्जी लेने, कोई फल लेने, और आपको अक्सर इस तरह के लोग मिलेंगे जो आते हैं, कीमतें पूछते हैं फलों की, सब्जियों की, नहीं अपनी जेब देखते हैं, वहीं पे लिए बगैर वो वापस जाते हैं वहाँ से। कुव्वत खरीद तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, लोगों की खत्म हो चुकी है। और इसमें सिर्फ ये लोग जो हैं जिन लोगों ने खरीद करना है वो मुतासिर नहीं हो रहे। इससे किस तरह से इतने निर्भर हैं वो इंसान जो 20,000 25,000 कमा रहा है, किराए के घर में रह रहा है, जिसके पास पैसे हैं वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो सर्कल में आएंगे, सर्कल में आएंगे तो वापस उसके पास आएंगे। जब सर्कल ही ब्रेक हो जाता है तो इससे डेफिनेटली जो है वो महंगाई का असर जो है पूरी आवाम के ऊपर आता है। जैसे आपने बात की कि लोग कुव्वत खरीद नहीं है, आप शॉप्स के अंदर, मार्केट्स के अंदर चले जाएं, मार्केट्स में आपको दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी नज़र आएंगी। उनके अखराजात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो इस वक्त रोने के ऊपर आ गए हैं। आम आदमी की तो दूर की बात है। जो मिल ऑनर्स हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पे 3 से 4 फैक्ट्रीज ऐसी खुद हमारे आंखों के सामने उन लोगों ने कारोबार बंद किए और वो यहाँ से चले गए, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बंद हो गई। तो ये सूरत हाल जो एक बड़े कैनवस के अंदर देखने के लिए हुकूमत को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए शायद, जिसके ऊपर अभी फोकस नहीं किया जा रहा और फोकस अभी किसी और तरफ जाने जो है डाइवर्ट किया। जब इधर रिदा ना हमेशा यही बात करती है कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है, कौन करेगा। मैं एक सिंपल सा एक जवाब देता हूँ। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं ना, उन ममालिक की जो तादाद है, आधे से ज़्यादा ममालिक में पता है क्या सूरत हाल है कि अगर उनका शहरी
काम नहीं करता ना, जॉब नहीं करता, बेरोजगार है, उसको हुकूमत घर में बिठा के ना सिर्फ उसका खर्चा देती है, अलाउंसेस देती है, उसके बच्चों को तालीम देती, क्या वो जन्नत में रहते हैं? नहीं, उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, जो उनके हुक्मरान हैं, उनकी सोच ये है कि उनकी आवाम तरक्की करे, उनका मुल्क तरक्की करे। माजरत के साथ हमारे तमाम हुक्मरान करते पता है क्या है? इक़्तिदार में आए हैं, बस ठीक है, अपने जो मुखालफिन है पहले तो उनको ठोको, पहले तो उनको ठोको, और उसके बाद अपना अगला इलेक्शन बनाओ। ऐसा ही है। खैर हमारा फोकस ही नहीं है आवाम के मसले हल करने पर, अगर फोकस हो तो क्यों ना हल हो। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी नेक्स्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। तब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो है कमीशन ना बढ़ाने पर कल से पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। ये ऐलान कर दिया गया है पेट्रोल डीलर्स की जानिब से, और प्रॉफिट मार्जिन 6% किया जाए, ये भी मुतालिबा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग भी अब रोकी जाए। तो कल से हड़ताल का ऐलान किया गया है। अभी तक कोई इनसे मुज़ाकरात किए गए इमरान? देखिए जी, मुतासिर कौन होगा? आवाम होगी, ठीक है। मालकान जो हैं, ये पेट्रोल पंप मालकान, इनको तो पेट्रोल मिलेगा, आपके वुज़रा को तो पेट्रोल मिलेगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी को तो पेट्रोल मिलेगा। मसला किसके लिए होगा? जो बेचारा बाइक में पेट्रोल डलवाने जाएगा, या हम जैसे जो बाहर निकलेंगे गाड़ी में हमने रात से ही आज से रश होना शुरू हो जाएगा, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। मैं अब आपको ये बताता हूँ, कल जब हमने ये खबर ऑन एयर की ना, तो उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और इंस्टा पे और इसके साथ ट्विटर पे मैंने वो टिकर्स की पोस्ट जो है ना वो शेयर कर दी। आप यकीन जाने मुझे इतनी कॉल्स आई, इमरान भाई ये ऐसा है। मैंने कहा हाँ यार है ऐसा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ऐलान किया कि सैटरडे से ये होगा। अच्छा, फिर हम अभी टैंकी फुल करवा लेते हैं। और आप यकीन जाने रात से ही पेट्रोल पंप पे अच्छा खासा रश है। अब बात इस तरह है कि पहले भी इन्होंने जो ये एसोसिएशन है पेट्रोलियम डीलर्स की, इन्होंने पहले भी एक बार हड़ताल की थी, और तब गवर्नमेंट के साथ इनके जो मुज़ाकरात हुए थे, तो उसमें गवर्नमेंट ने खुद माना था कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 6% कर दिया जाएगा। अच्छा, ये उनसे मुज़ाकरात जो है वो तब हुए थे। उसके बाद जी बिल्कुल ये वादा किया गया था। उसके बाद ये हुआ है कि वो 2.5% कर दिया गया, 6% जो है वो नहीं किया गया। अब आप बात ये देखें क्या, जो ये एसोसिएशन है ये भी ठीक कह रही है कि जो प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलता है कि 2.5% जो है वो हमें पेट्रोल की सेल पर मिलता है, जिससे जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें निकालना, बिजली के बिल्स निकालना, रेंट निकालना और बाकी जो ख़र्चे हैं वो पूरे करना, कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतना दिया जाए। और दूसरी बात जो उन्होंने, वाकई मैं भी इसके हक़ में हूँ, जो उन्होंने कहा है कि आपका जो पेट्रोल जो है ना वो स्मगल भी हो रहा है, ईरानी पेट्रोल आता है। और आप यकीन जाने कि चूँकि मैंने एक बार दोस्त जो है मेरा ख़ुद उसका पेट्रोल पंप है, और उसने मुझे बताया कि इमरान वहाँ से कुछ ऐसा पेट्रोल आता है कि अगर आप 1000 लीटर में अगर मिक्सिंग करनी है ना, तो आधी कीमत पे भी एक पेट्रोल मिलता है, वो डाल दे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50% बढ़ जाता है। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये कैसा कहता है, ईरान से, अफगानिस्तान से ये पेट्रोल जो है ये स्मगल होता है, और आजकल कहता है चल ही वही रहा है। ऐसे काम होना चाहिए, गवर्नमेंट को इटसेल्फ करना चाहिए। और इसका नुकसान भी आवाम को होगा। वो जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं उनकी गाड़ियां खराब होंगी, स्लोली, एकदम से नहीं होती, स्लोली, और उनको पेट्रोल जो है वो ज्यादा खर्च होगा और उनकी माइलेज जो है वो बहुत कम होगी। तो इसमें भी आवाम पिस रही है। ये स्मगलिंग जो है, ये माजरत के साथ अब जो स्मगलिंग होती है ना, उसमें कोई ना कोई हाथ जरूर होता है, ठीक है, सरकारी लेवल पे। उसके बगैर ये स्मगलिंग जो है वो नहीं हो सकती। हर मामले में, मैं हर मामले में कहता हूँ, सिर्फ पेट्रोल में नहीं, हर मामले में। कैसे मुमकिन है कि आपके यहाँ पर दर्जनों कंटेनर जो हैं पेट्रोल के वो आ रहे होते हैं, स्मगल हो रहे होते हैं, और इदारों को पता नहीं चलता। ये सब कुछ होता है। बहरहाल इस चीज़ को बैठकर सोचने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खासा एक दिन के लिए भी लाहौर में ये शट डाउन हो जाए, हड़ताल हो जाए, तो फिर आप देखिएगा कि शहर में क्या होता है। और अगर ये मुज़ाकरात लंबे चल गए, अगर कुछ दिन इरफान चल गए, तो क्या करेगी अवाम? देखिए अवाम तो क्या करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सोचने वाली बात है कि अवाम जो पैनिक क्रिएट कर चुकी है कि आप पेट्रोल पंप के ऊपर देखें जाके लंबी कतारें लगी हुई हैं। रात से जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपने फ्यूल टैंक जो हैं उसको भरवाना शुरू कर दिया है। ये भी मैं समझता हूँ कि आवाम को भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर एक मोटरसाइकिल सवार जिसने एक टैंकी उसकी अगर हफ्ता उसका चल सकता है तो उसको कुछ दिन तो वेट करना चाहिए। ये ना हो कि फौरी पैनिक क्रिएट करे और जाके वहाँ पे लाइन में लग जाए और जितने पैसे उसके पास पड़े हैं वो जाके उसका जाके पेट्रोल डलवा ले। ये हालात नहीं होने चाहिए। लोगों को भी जो सब्र का दामन है उसको हाथ में रखना चाहिए। फिर दूसरी बात
हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं और 6% की जैसे इन्होंने पहले एग्रीमेंट हुआ था। अब हुकूमत इस स्टेज के ऊपर नहीं है कि आप हर जगह पे हर एक के मुतालबात इस तरह माने जा सके कि कोई भी सड़क के ऊपर आके बैठ जाए, अपनी मनमानी करना शुरू कर जाए, स्टेट की रेट को चैलेंज करे और उसके बाद उसके मुतालबात पूरे कर दिए जाए। इस सूरत हाल से अब वो हुकूमतें शायद निकल आई हैं। उसकी वजह जैसे पंजाब के अंदर जैसे हमने पहले बात की कि 25 लाख के करीब जो सरकारी मुलाजमीन थे वो सड़कों पे बैठे रहे, हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि इस हुकूमत के अपने स्टेक्स कोई नहीं है। इसको नहीं है कि मैंने बाद में वोट लेना है, ये 25 लाख ख़ानदान है, 25 लाख मेरे वोटर हैं, उनको ये इश्यूज़ नहीं है। उनको इश्यूज़ ये हैं कि इस वक्त हमने मुल्क चलाना कैसे है। अब इनमें अगर आप देखें पेट्रोल पम्प की बात करें तो 2.5% फ़ी लीटर के अंदर 2.5% जो है वो डीलर जो हैं इनको कमीशन के तौर पे दिया जाता है। इसी तरह अगर इनकी कमीशन बढ़ेगी तो उसका असरात जो है वो भी आम आवाम के ऊपर आएगा। अगर ये 2.5% से 6% होती है तो उसमें भी पेट्रोलियम जो हमारी जो हुकूमत है, इसने ये पेट्रोलियम की कीमतें अपनी जेब से तो नहीं ना देनी, उसने अवाम के पैसों से देनी है। तो अगर इनकी परसेंटेज 2.5 से 6% कर दी जाती है तो अवाम जो अभी पैनिक कर गई है कि हम जाके फटाफट पेट्रोल डलवा लें, उनकी जेबों से ही इन लोगों को अगर 6% होगी तो वो दी जाएगी, जो मजीद कीमतें बढ़ाई जाएंगी, मजीद डेफिनेटली कीमतें बढ़ाई जाएगी। और इसी के लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से ये जो है वो इक़दाम नहीं उठाया जा रहा और इसके ऊपर बात नहीं की जा रही कि 2.5% से इसको बढ़ाया जाए। अभी हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। और हमारे नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है जी कि चीनी के नर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और 160 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। मज़ीद कीमत में इजाफा कर दिया गया है। पिछले 4 महीनों में ये न जाने कितनी दफ़ा ये इजाफा हुआ है। टोटल कितना इजाफा हो चुका है अभी तक? 2 दिन पहले हमारी खबर थी कि 145 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है ओपन मार्केट में। सही। अब आप ये देखें कि बुध और जुमा 48 घंटे हुए, 48 घंटे में 140 से कीमत जो है वो 160 पे आ गई। बात फिर हम वही कह रहे हैं कि अब हैरानगी होती है कि आटा और चीनी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो 150 रुपये से ऊपर जो हैं वो हो गई। हमारी ज़्यादातर आबादी जो है रिदा, वो मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि करती क्या है, वो बेचारी रोज़ की बुनियाद पे पाव, आधा किलो या 1 किलो आटा या चीनी जो है ना वो ख़रीदती है। अब वो दौर गए कि उन्होंने तोड़े जो हैं वो लिए और घर में रख लिए, और ये सब महंगाई की वजह से है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात जो हैं वो नहीं लाए जा रहे। ठीक है, ये जो इतना लंबा मसला ये चल रहा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के भी कुछ मुतालबात हैं, कुछ मसाइल हैं, क्यों हुकूमत उसके साथ नहीं बैठती है, क्यों हल नहीं किए जाते, क्या सिस्टमेटिक इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं? मैं आपको बताता हूँ। 2 मेजर इशू होते हैं, 2 मेजर इशू होते हैं, वो हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। एक आपकी बिजली, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज़ होती है, और दूसरी आपकी आ गई ये फ्यूल प्राइसेस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। वटेवर वो आटा है या चीनी है या दालें या बाकी सारी चीज़ें हैं, जब आपके बिजली के नर्ख या पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी बढ़ती हैं। महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है। हमारे इस मुल्क में जब भी कोई एक चीज़ की कीमत बढ़ती है ना, तो उसका असर जो है ना वो बाकी तमाम चीज़ों पर होता है जो उससे इंटरलिंक्ड होती हैं। अब ऑब्वियसली चीनी, अगर हम सिर्फ चीनी की बात करें, जब गन्ने को क्रश किया जाता है, चीनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें ऑब्वियसली बिजली जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, कई जगह डीज़ल जो है वो भी यूज़ होता है, ऑयल जो है वो भी यूज़ होता है। फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आ जाएँ कि उसको फैक्ट्री से मार्केट तक, दुकान तक, गली मोहल्ले तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। जब आपकी फ्यूल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली इसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। तीसरी चीज़ ये है कि दरमियान में जो होता है ना मिडल मैन, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। हम इस चीज़ को तो छोड़ दें कि जी सरकारी नरखों पे की चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, वो तो हम शुरू से रोना रोते हैं कि वो नहीं मिलती, और ना ही उस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है। वक्ती तौर पे वो कुछ जुर्माने जो है वो कर देते हैं मजिस्ट्रेट्स अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कि हमने इस एरिया में इतने जुर्माने जो हैं वो कर दिए हैं, इतना रेवेन्यू हमने इकट्ठा कर लिया। अच्छा, अलग अलग इलाकों में अलग अलग कीमत पे फरोख्त हो रही है चीनी?
इसमें रदा जो अगर इसको देखने की चीज़ है वो ये है कि चीनी की स्मगलिंग वो बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर एक दो और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गन्ने की कीमत जो है जो किसान को दी जाती है, इसके बारे में हुकूमत की जानिब से एक अच्छा डिसीजन ले दिया गया था कि जो किसान है उसको गन्ने की जो कीमत थी वो पहले दी जाती थी इंस्टॉलमेंट में। गन्ना उसने दे दिया, फिर उसके बाद मिल मालिक की मर्ज़ी है उसको कब पैसे दे, कैसे पैसे दे। रेट डिसाइडेड होते थे, सरकार की तरफ से रेट डिसाइडेड होते थे, लेकिन उसको मिलते नहीं थे। इसके लिए हुकूमत की जानिब से ये किया गया कि तमाम जो ट्रांजेक्शन होगी वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए होगी। किसी को आप कैश नहीं देंगे, बैंक के ज़रिए उसकी ट्रांजेक्शन होगी, जिसके अंदर हुकूमत को ये भी मालूम होगा कि किसान को पैसे मिले या नहीं मिले, फिर उसके साथ साथ किसान को बर वक्त मिले या नहीं। ये दो चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद जो चीनी माफिया था, जो चीनी के जो मिलों के मालिक थे, क्योंकि वो सारे के सारे इतने बासर लोग हैं, वो सारे के सारे वो ख़ानदान हैं जो आपस में लिंक्ड हैं, वो चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, मोस्टली तो आपकी असम्बलियों में बैठे हुए हैं, चाहे वो अभी पार्टियां बनी हो या ना बनी हो, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने चीनी का जो मार्केट है इसको कंट्रोल करना होता है। मुझे FIA की एक वो रिपोर्ट याद है जब जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि तमाम खर्चे डाल के, या से 5-6 साल पहले रिपोर्ट जनरेट की गई थी जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम खर्चे डाल के ये 55 रुपये चीनी जो है इसकी कॉस्ट आती है। 56 रुपये पे अगर ये 4 रुपये अपने रख के प्रॉफिट, इसको 60 रुपये तक फ़रोख्त किया जा सकता है। लेकिन 60 रुपये से अगर 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि 5 अरब रुपया जो मिल मालकान है उनकी जेब में जाएगा। अब ये 5 रुपये की जगह अगर इसको हम महंगाई के तनासुब के साथ देख लें, अगर ये चीनी 100 रुपये की जाए तो 160 रुपये की जा रही है, मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। और ये 60 रुपये को आप 5 अरब से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तमाम के तमाम पैसे उन मिल मालकान की जेब में जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने बासर लोग होते सिर्फ मिल मालकान नहीं, उनका साथ जो दे रहे हैं उनकी जेबों में भी जाते हैं। और वो वही लोग हैं जो कभी हुकूमत के साथ होते हैं, कभी अपोजिशन के साथ होते हैं। दूसरी जानिब जो बच्चों की जिंदगी से मिठास है ना, वो भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। एक और यहाँ पे खबर शामिल करेंगे कि चिड़ियाघर की सैर भी महंगी और बच्चों का टिकट और 50 और बड़ों का 80 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, बेचारे बच्चे कहाँ जाए। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि इरफान ने भी विजिट किया हुआ है, हमने भी मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर हम गए हुए हैं, हमने देखा हुआ है। आप यकीन जाने हर आबादी में ना, हर आबादी के लिए मखसूस एक पार्क होता है, वहाँ पर झूले और वहाँ पर इंटरटेनमेंट की तमाम सहूलियात जो हैं वो होती हैं और उनकी कीमतें ना होने के बराबर होती हैं। स्पेशली जो घरों के करीब जो पार्क्स होते हैं ना, वहाँ पर तो फ्री होते हैं, ठीक है। वहाँ पर झूले इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि बच्चे उसी में एंटरटेनमेंट जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब आप ये देख लें, हमारे शहर में आप आवाम को एंटरटेनमेंट क्या दे रहे हैं। आज आके क्या है, सिर्फ आपका ये एक रेस कोर्स है या आपका जू सफारी है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, वो तो है इतनी दूर और वहाँ पर सहूलियात भी ना होने के बराबर है। बेचारे जानवर ऐसे और हालात खराब है, खुद बीमार महसूस करने लगता है। कई मसाइल, हाँ बिल्कुल कई मसाइल है वहाँ पर। आज आके सिर्फ एक रेस कोर्स बचता है आपके पास ना, यहाँ फिर लोग जो है आपकी अपनी ही सैर होती है, तो मुख्तलिफ मॉल्स हैं यहाँ पर महंगी तफरीह के लिए लोग चले जाते हैं। इमरान टिकट लग जाए। खैर हमारे पास वक्त थोड़ा है और थैंक फॉर योर टाइम, और अभी तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक और हेडलाइंस के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं हसीन मौसम के हवाले से। बाहर बादल हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कैसा आज का मौसम रहेगा उस हवाले से बात करते हैं टुडेज वेदर में। मायदा वहीद ने हमें ज्वाइन किया है और वो बताएंगी हमें आज के मौसम का हवाला और महकमे मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से। जी मायदा। बिल्कुल रिदा, शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर में जो है सुबह के टाइम बहुत हब्स और घुटन महसूस की जा रही थी, लेकिन वहीं पर अभी जो है हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर में तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा था बारिश के जो अमकानात जाहिर किए गए थे वो 50 से 60% तक अमकान जाहिर किए गए थे। महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश के अमकान तो जाहिर किए गए, लेकिन अब थोड़ी देर पहले अगर मौसम को देख लिया जाता तो अच्छी खासी घुटन और हब्स महसूस की जा रही थी, जिसके बाइस शहरियों के चेहरे काफ़ी मुरझाए हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो ही हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है तो शहरियों के चेहरे जो है
वो अच्छे हाथ से खिलखिला उठे हैं। मानसून का तीसरा स्पेल जैसे एंटर हो चुका है शहर में। कल भी बरसा, परसों भी बरसते हुए दिखाई दिया और आज भी जो है वो शहर में वक्फे वक्फे से बरसेगा। कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर जो है तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी शहर के मुख्तलिफ अतराफ में, जैसे 2 दिन से रिकॉर्ड की जा रही है। तो जब बारिश होती है शहरियों के चेहरे अच्छे हाथ से जो है वो खिलखिलाए हुए दिखाई देते हैं। अभी देखा जाए तो तेज़ ठंडी हवाएं चलने से शहर के मौसम में जो है वो कदरे बेहतरी आई है। करंट टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड करंट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 तक जाने के अमकानात जाहिर किए गए हैं। ओवरऑल मौसम आज इसी तरह से रहेगा। शहर में कभी हवाओं का सिलसिला देखने में नज़र आएगा, कभी बारिश देखने में नज़र आएगी और कभी शहरियों को हल्की घुटन और हब्स भी महसूस करनी पड़ेगी। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और गेस्ट के साथ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और अब हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से, जो कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, गुस्सा। और ये गुस्सा क्यों आता है, इसकी क्या वजह होती है, आजकल ये रुझान लोगों में इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, आजकल हर कोई जो है वो आपको गुस्सीला नज़र आता है, क्या उसकी वजूहात होती हैं, क्या ये एंग्जाइटी है, मुआशी प्रेशर है, और क्या इस तरह के हमारे इर्द गिर्द चेंजेस हैं जिसकी वजह से इंसानों में ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा भी चूँकि एक इमोशन होता है और इसमें क्यों तेज़ी आती जा रही है, लोग इतना अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों होते जा रहे हैं, पहले तो इस तरह से नहीं होता था। खैर, मौसम का भी एक इफ़ेक्ट है, उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि मौसम की वजह से भी क्या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में, डॉक्टर राहील करीम जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो लोग हैं उनके अंदर ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी जो है वो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, देखिए किस तरह से समझें हम अपने गुस्से को? पहली बात तो है कि गुस्सा इज़ अ वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स, है ना, हम सब में है। गुस्से का नुकसान जब होता है जब उसका इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होता है, आप गलत तरीके से उसको निकालते हैं। तो ये एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म है जो इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। जब इंसान जंगलों में और इधर उधर रहता था तो उसके अंदर जब उसको जिस पर अटैक होता था उसके ऊपर, तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गुस्से को बाहर निकालना पड़ेगा। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है बेसिकली। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपके एक केमिकल होता है जिसको एड्रेनलिन कहते हैं। जब एड्रेनलिन पंप इन होता है तो हमने सबको देखा है कि इंसान का सांस उखड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि आप ढीले हाथों से तो लड़ नहीं सकते, ना दौड़ लगा सकते हैं। अच्छा, सेल्फ डिफेंस एंड फियर। सेल्फ एंड डिफेंस एंड फियर, इसके कॉजेज बहुत सारे हैं इसको इंड्यूस करने के लिए। कुछ जो एंगर है, सेल्फ डिफेंस वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, लोग इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। परहैप्स नॉट, बट अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली स्टडी करें तो 3 किस्म के फैक्टर्स हैं। अब मुझसे कुछ लोग आके पूछते हैं कि जी मेरे वाले साहब भी गुस्सा करते थे, मेरे दादा भी गुस्सा करते थे, तो हमें देखना पड़ता है कि फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि गुस्सा क्या जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी चीज़ें हैं। आप अगर स्टडीज़ करें ना प्रिजन की पॉपुलेशन की, तो उनमें जो लोग जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं उनकी जब जेनेटिक कोडिंग उन्होंने देखी तो उन्होंने देखा कि इन लोगों में ख़ास क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा। जो डीएनए के साथ लिंक्ड हैं। ओके। और ये जेनेटिक हो सकता है गुस्सा? पॉसिबली जेनेटिक हो सकता है, बट जो ज़्यादा फैक्टर्स हम देख रहे हैं आर एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, अब मुख्तलिफ मुल्कों में अगर आप देखें, मसलन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ क्राइम रेट इज़ वेरी लेस। सो क्राइम इज़ पॉसिबली द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। ठीक है, तो कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स से अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें एक ऐसे शख्स की, अगर हम सोशल और फैक्टर्स को देखते हैं
एक ऐसा शख्स है जिसकी तालीम नहीं है, जिसका लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिसने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा बचपन में, जिसमें पुअर स्किल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, जिसमें ऐसी स्किल्स नहीं डेवलप हुई कि वो गुस्से को अप्रोप्रिएटली चैनलाइज कर सके, उसने ये विटनेस ही नहीं किया बचपन में ना। थोड़ा सा वो बड़ा होता है फिर अपने सुकून के लिए वो ड्रग्स एंड अल्कोहल लेता है। और ख़वातीन में हमने देखा है बहुत ज़्यादा कि ये दे टेक ड्रग्स लाइक वैलियम या लग्जोटिनिल या ज़ैनेक्स, तो लोग समझते हैं कि हम इन दवाइयों से काम हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल जो मेरे जहन में आया है कि जब बच्चा होता है वहीं से ये एंगर मैनेजमेंट हमें शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों को किस तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए कि उनके अंदर, क्योंकि आजकल बच्चे भी बड़े गुस्सीले हो रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, आई थिंक आई विटनेस दैट ऑल द टाइम। इस सवाल का जवाब मैं आपको एंगर मैनेजमेंट के एंड में दूंगा, बट परहैप्स देखें, एक छोटा सा बच्चा है, वो बाप को देखता है दाढ़ी बना रहा है, शेव कर रहा है, तो वो उसको बिहेवियर को मॉडल करता है। अगर बच्चा बाप को देखेगा कि माँ पे गुस्सा कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, यू नो, हाँ, तो जाहिर है दिस इज़ व्हाट। देखें, बच्चा तो एक क्लीन स्लेट है ना, जब वो पैदा होता है उसको तो नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो उसका लॉट्स ऑफ लर्निंग मॉडल्स जो हैं बच्चे के बिहेवियर में, दे मॉडल देयर बिहेवियर in accordance to their parents, peers. We have to be calm in front of our children. Of course. To make them calmer when they grow up. And plus we have to teach them कि भाई गुस्सा क्या है, इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। आप प्रिजन्स में जाए ना, जैसे मैंने काफ़ी फोरेंसिक काम किया इंग्लैंड में, तो आपको क्राइम्स ऑफ पैशन भी मिलेंगे। इतना गुस्सा चढ़ जाता है, जेलसी ड्रिवन, कि वो अगले आपको कत्ल भी कर सकते हैं। तो गुस्सा तो एक बेकाबू सी चीज़ है, एक शेर है। वो आप समझ लें कि वासिफ अली वासिफ साहब की एक है स्टेटमेंट कि वो आपके मुस्तकबिल को खा जाता है। आपका गुस्सा, ऑफ कोर्स। सो अगर कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसका इजहार इनअप्रोप्रिएट हो। अच्छा, एक और बात की जाती है कि जी जो लोग सच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो इज़ इट ट्रू? देखें जी, मैंने सच्चे लोगों को भी गुस्सा करते देखा है, दीनी लोगों को भी गुस्से करते देखा है, झूठों को भी गुस्सा करते देखा है। तो गुस्सा जो है ना इस तरह नहीं होता। गुस्सा कई दफ़ा अगर वो इकट्ठा कलेक्टिवली हो जाए ऑफ एनी परसीव्ड इनजस्टिस, तो वो मॉब वायलेंस में हो जाता है। अगर आपने सोच के आए हैं कि आप मैंने इस शख्स पे गुस्सा करना है, तो दैट इज़ गोल ओरिएंटेड गुस्सा। आपने ये सोचा है कि यार मैं, कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, वो सोचते ही नहीं है, छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, उनकी शख्सियत का पहलू बन जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बात से गुजर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसकी क्या वजह होती है? तो देखिए जी, एक तो शख्सियत का पहलू है, दूसरा द वे यू बीन ब्रॉट अप टू रिस्पॉन्ड टू एंगर, तीसरा ये है कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटी सी, कि एक शख्स है जो ही इज़ हैड अ हार्ड डे एट वर्क, वो यहाँ से निकलता है, बाहर बारिश हो रही है, पानी खड़ा है, इट्स अ वेरी हॉट ह्यूमिड डे, एयर कंडीशनर चल नहीं रहा, उसने कहीं एक जगह पे पहुँचना है। जैसे हम सुबह दफ्तर के लिए निकलते हैं, वैसे इतने अच्छे मूड में निकलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक का इस तरह का हाल होता है, आते आपको ऑफिस में गुस्सा चढ़ जाता है। आपकी चलते चलते गाड़ी खराब हो जाती है, फिर लग जाती है, आपको पता है कि घर जाना है, एक के बाद एक कोई इवेंट इस तरह का होना शुरू हो जाता है कि आपको सीरीज गुस्सा चढ़ता रहता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी है ना, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ एंजाइटी, टेंशन, एंगर, स्ट्रेस, रिएक्शन, whatever you may wish to call it, you know. तो environmental factors are very important. आप देखें रमज़ान के दौरान लोग जनरली, although they should be calmer, but ज़्यादा लड़ते हैं। तो भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में काम रहना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो लिहाजा गुस्सा आता है। अब गुस्सा तो as such is not a problem, it's how you express it, isn't it? आप गुस्से में गाली भी दे सकते हैं, कुछ ना भी कह सकते हैं, और आप छुरी भी निकाल सकते हैं, पिस्तौल भी निकाल सकते हैं।
डॉक्टर साहब देखिए, एक तो आपके जो मेंटल इलनेस इज़ रिलेटेड टू दिस ना, कि एक्सेसिव गुस्सा, कि आप काबू से बाहर हो जाए, कि लेकिन इतना गुस्सा करना, हाउ इट अफेक्ट्स योर फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी पे किस तरह से असर अंदाज होता है? देखें जी, मैंने पहले जिक्र किया ना, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है गुस्सा भी, इट्स अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। लेकिन अगर बिला वजह और हर वक्त आता जाए तो एड्रेनलिन का क्या काम है? आपका ब्लड प्रेशर चढ़ाना, आपका हार्ट रेट को तेज़ करना, आपके पट्टे जो हैं उनको एक्टिवेट करना, खिंचाव में ना। तो हमने अक्सर देखी हैं कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन जैसे इसको कहते हैं, हार्ट डिजीज़ इज़ मोर कॉमन, अल्सर्स आर मोर कॉमन इन द स्टमक, एसिडिटी का मसला, पट्टों का खिंचाव, सर का दर्द इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। तो एक हद तक तो जब गुस्सा, देखें मैंने बार बार ये कहता हूँ कि इट्स नॉर्मल रिस्पांस, हम इसको मेडिकलाइज नहीं करना चाहिए। मेडिकलाइज हम जब करते हैं जब ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है। सो अगर आप गुस्सीले शख्स नहीं हैं मिसाल के तौर पे, और आपको 2-4 महीने से गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, इरिटेबिलिटी शुरू हो गई है, आप अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो लिहाजा हमने देखना होता है अगर ये परवेसिव या परसिस्टेंट हो तो फिर ज़हनी बीमारियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप क्रॉनिक एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। आप उसको देन मैनेज करने के लिए ड्रग्स एंड अल्कोहल लेते हैं या बाज़ार से ली हुई दवाइयाँ लेते हैं, ये जो काम करने की दवाइयाँ। हम समझते हैं हम इससे काम होते हैं इन दवाइयों से, बट इट लीड्स टू व्हाट इज़ नोन एज पैराडॉक्सिकल एग्रेशन। आपका जो फ्रंटल लोब है, जो आपकी एग्जेक्टिव फंक्शन के साथ लिंक्ड है, वो तकरीबन ये आप समझें कि वो आउट ऑफ एक्शन हो जाता है। और इनफैक्ट यू लूज सोशल कंट्रोल। तो उससे फिर गुस्सा आता है, गुस्से के फिर आप देखें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप दे आर डायर। मैं जब इंग्लैंड में फोरेंसिक साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता था तो आई यूज्ड टू सी क्राइम्स ऑफ पैशन, यानी कि जेलसी, ग्रीड, इसके साथ लिंक जो गुस्सा है जेलसी के साथ, ख़ास तौर पे आदमियों में, औरतों में, वो तो कत्ल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, एंड देन दे एंड अप इन प्रिजन्स। तो मेजर कॉज तो सोशल हैं, इन्वायरमेंटल हैं, और जैसे हम अपने गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, ये जो गर्म मौसम है, जैसा कि आजकल हब्स है, और जब हम बाहर निकलते हैं घर में एसी में मूड सही है, लेकिन जैसे ही धूप में आते हैं हमारा मूड चिड़चिड़ापन, और ये भी एक रीज़न होता है जी। मौसम भी आपके मूड पे इफेक्ट करता है कोई? मैंने आई हैव लिव्ड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड, जो कि बेसिकली बहुत ठंडा इलाका है। तो ये ख़राब मौसम कोई चीज़ नहीं है। देखें ना, दुबई में कितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है। हाँ, सब गुस्से में रहे हर वक्त। नहीं, गुस्से में नहीं है। आपकी इन्वायरमेंट अगर कंफर्टेबल हो, आपके एयर कंडीशनिंग हो, आपका पानी हो, आपका गैस मिल रही हो, आपकी गाड़ी कंफर्टेबल हो, या जो भी आपकी सवारी है, तो मौसम इतना एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन गर्मी भी हो और वो इंसान को नेसेसरी कंफर्ट भी ना मिले, तो ज़ाहिर है उसमें इरिटेशन, गुस्सा और एंगर आता है। बहरहाल जो हमारे हालात हैं, ना बत्ती है, ना गैस है, ना पानी है, गुस्सा तो आएगा। हाँ। अच्छा, दीज आर द रीजंस के दीज आर द डिफरेंट रीजंस, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस कि जब समबडी कम्स टू यू हु इज सफरिंग फ्रॉम दीज एंगर इश्यूज, तो ये एंगर मैनेजमेंट के कुछ बेसिक रूल्स या कोई ऐसे तरीके जो इंसान घर में अपने आप को वो आते अपनाना शुरू कर दे, जिससे उस अंदर बेहतरी शुरू हो जाए? जी, ये हैं कुछ टिप्स, अगर आप लोगों के व्यूज़ को वैल्यूबल लगें। पहले तो देखें जी कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्टिव, अपने आप को एनालाइज करें कि आप किस माहौल में पड़े हैं, आपने क्या देखा है बचपन से बड़े होते हुए, आपके पीयर्स कैसे हैं, आप इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब गुस्सा आए तो उसको रिकग्नाइज करना चाहिए एज एन इमोशन। जब गुस्सा आएगा तो आपकी फिस्ट भी क्लेंच होगी, है ना, आपका हार्ट भी तेज़ चलेगा, आपको सांस भी। तो इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। मैं तो ये कहता हूँ कि नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। नी जर्क रिस्पॉन्स ऐसा होता है जैसे डॉक्टर मारता है ना थोड़ा एक नी के ऊपर थोड़ा सा, तो टांग इस तरह होती है। तो विड्रॉ कर जाना चाहिए सिचुएशन से। गिव योरसेल्फ थिंकिंग टाइम। अच्छा, सम पीपल यू नो दे गो साइलेंट व्हेन दे आर एंग्री,
ठीक है। तो इज इट अ गुड थिंग? सम पीपल स्टार्ट क्राइंग व्हेन दे आर एंग्री, तो मतलब देखें जी, आपका जो रिस्पॉन्स है ना एंगर को इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड बाय हाउ यू व्हाट यू हैव लर्नड इन लाइफ। हाँ, तो जो लोग क्वाइट हो जाते हैं दे डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, ठीक है, तो वो हो सकता है उस वक्त क्वाइट हो जाए। अगर ये बात रिपीटेडली होगी, उस शख्स का एक थ्रेशोल्ड है, कुछ अर्सा तो वो चुप करके बैठा रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन एक दिन वो प्रेशर कुकर का रिलीज होगा और उसका गुस्सा वायलेंटली। All I'm just saying is that गुस्से को अटेंड करना चाहिए। What about those who start crying when they're angry? Again, this is a learned response. So tears are very powerful, है ना? और tears are also a weapon in certain good hands. तो वो भी एक इमोशनल एक्सप्रेशन है उनके गुस्से का। भले बेहतर है रो लेना बजाय कि गुस्सा करना, किसी पे रिस्पॉन्ड बात कर लेना, लेकिन गुस्से को अटेंड करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना, टॉक्सिक इंडिविजुअल्स को अवॉइड करना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स को अवॉइड करना, एंड देन यू सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट कि यार ये मुझे गुस्सा क्यों आया एंड हाउ कुड आई हैव डेल्ट विद इट डिफरेंटली। तो बाकी है हजरत कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा है स्टार्ट काउंटिंग टू 10, डज दैट हेल्प? सो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हैं ना आप, चाहे आप खड़े हों तो बैठ जाएं, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएं, गिव योरसेल्फ इनफ थिंकिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम। मेडिटेशन है, योगा है, प्रेयर्स हैं, हज़रत अली के कॉल हैं कई इसमें कि गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं आप। तो बहुत बड़ा पानी का ग्लास पी लें, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो आप सांस नहीं ले पाते, तो आपका जो एसिड बेस बैलेंस है वो ठीक हो जाता है, तो आप ज़्यादा समझ लें कि ठंडा हो जाता है बंदा, ठंडा हो जाता है इंसान। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपने शुरू में की थी ना, गुस्से को मैनेज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस को ठीक करें। ये पेरेंट्स को एडवाइस है कि जैसे आप और चीज़ें सिखाते हैं, खुशी भी मैनेज करना सिखाएं, गुस्सा भी मैनेज करने बंदे को सिखाएं, एंड दैट कैन बी डन थ्रू प्ले, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू ऑडियोज़, थ्रू वीडियोज़। और एक जो मैं बहुत चीज़ देखी है मैंने, और इस पर लिटरेचर भी है कि बच्चों को देखें, वायलेंस सेल्स ऑन मीडिया, ठीक है ना, वायलेंस अगर आप इसकी स्टडीज़ देखें एंगर की दैट लीड्स टू वायलेंस, ये मीडिया पे ना बहुत प्रोजेक्ट किया जाता है बिकॉज रेटिंग बढ़ जाती है और चीज़ें। तो ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस इफ चिल्ड्रन और एडल्ट्स एक्चुअली व्यू वायलेंस, तो they are more likely to become violent. Does that affect also कि जैसे PUBG and other games, and we have been giving news के बच्चा था तो उसने अब गोली चला दी, मतलब उनके अंदर आदतें हो जाती हैं, उनके अंदर शौक ऐसा पैदा हो जाता है कि इसी तरह वेपन रखने का, गोलियां चलाने का। तो ये गेम्स ही बच्चों पे इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, देखें ना, अगर आप टेलीविज़न पे कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप बार बार देखेंगे तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, आप ये सोचना शुरू करते हैं कि यार यही नॉर्मल है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा करना ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आप मॉब वायलेंस में जाएं तो आप काफ़ी सारे लोग होते हैं, सब गुस्सा कर रहे होते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ होते हैं, तो एक बंदा सोचता है यार ये साथ वाला कर रहा है तो भी ठीक है, तो मैं भी करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको मॉब्स में ये भी पता है कि वायलेंस में एनोनिमिटी आ जाती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लोग नहीं सोचते, because it's more of a collective effort. एंगर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बचपन से ही हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि एंगर मैनेज कैसे करना है, और उसके लिए हमें अपनी बारे में आगाही होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें किन बातों पे गुस्सा आता है। हमें अपने बच्चों के सामने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अगर वो हमें गुस्सा करते देखेंगे वो सीखेंगे और बड़े होके ये चीज़ उनके अंदर बढ़ती ही जाएगी। हील करीम माहिर नफ्सियात हमारे साथ थे। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई थैंक सिटी 42। खैर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अलग अलग वेलकम बैक टू द शो। जुमे का आज मुबारक तरीन दिन है, और हमने सोचा कि आज नाते रसूल से
इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। और हमारे साथ हमारी बहुत खूबसूरत प्यारी गेस्ट हैं और इंतहाई खूबसूरत इनकी आवाज़ है प्रोफेसर सलमा खान जो कि नात ख़वान हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक हो आपको तमाम देखने सुनने वालों को। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने नाते पढ़ना कब से शुरू किया? ये तो अब वो किसी ने कहा है कि जब से होश संभाला है मैं उनकी नातें पढ़ता हूँ, तो अब तो मुझे याद भी नहीं है कि ये सिलसिला आपके अंदर ये शौक कब कैसे से पैदा हुआ? बस ये घर का माहौल, बुजुर्गों की तरबियत और बुजुर्गों का ही रुझान था। ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और फिर जो आगे बढ़ते गए साथ साथ असातिज़ा कराम ने हाथ थामा। और तो आपको बचपन में खुद से शौक पैदा हुआ, लेकिन घर का माहौल देखा तो आपको, आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है, तो ये आपने फिर सीखा बाद में? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये तो यकीनी बात है, कोई भी फ़न जो है वो सीखे बगैर आप उसको अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते ना। तो मैंने बहुत सारे असातिज़ा कराम से तरबियत ली है और चूँकि इसका कुछ हद तक ताल्लुक़ जो है वो गायकी के साथ भी है, तो कुछ थोड़ी बहुत तरबियत मैंने गायकी की। तो जो बच्चे हैं जो नात ख़वानी सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी कि उनके लिए क्या टिप्स ऐसी होती हैं जो वो अपनाएं और इसमें वो बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक नात की बात है ना, नात में जो बुनियादी शर्त है वो इखलास की है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब तक आपको मोहब्बत नहीं होगी आप अच्छे नात ख़वान नहीं बन सकते। और इसको सीखने की जहाँ तक बात है तो हमारा अपना भी एक इदारा है जिसमें हम बच्चियों को सिखा भी रहे हैं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं और फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं। तो सिराते नात इंटरनेशनल हमारे इदारे का नाम है, बल्कि बहुत सारे लोग इस हवाले से मुझे जानते पहचानते भी हैं कि उस इदारे की मैं बानी भी हूँ, सरपरस्त भी हूँ। सोशल मीडिया पे उस ज़रिए से भी हमें रब्ता किया जा सकता है। और इसके अलावा जो लोग ख़ुद सीखना चाहते हैं, रूहानी तौर पर किसी को अपना उस्ताद बनाना चाहते हैं, तो जो समातें हैं ना वो जितनी आपकी अच्छी होंगी, जितनी सुरीली होंगी, जितनी मायारी होंगी, उतना अच्छा आप पढ़ते हुए अपने अंदर जो है अब्जॉर्ब करेंगे उसको और उसको डिलीवर भी कर सकेंगे। बातें तो आपसे और करूँगी, लेकिन यहाँ पे आप हमें एक नाते रसूल मकबूल से हमें हमारे मुनव्वर कीजिए। बिल्कुल, जुम्मतुल मुबारक का दिन और इस हवाले से दरूद पाक की बहुत फजीलत हदीस मुबारका में और कुरान करीम में भी वारिद हुई है।